ठीक है। सो बेसिकली टीडीएस में आपको करना क्या है, देखिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अभी तक आप जो जीएसटी पढ़ रहे थे, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स था, ये आपका डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम में यूज किया जाता है। इसका बेसिक कंडीशन ये होता है कि आपको टीडीएस तभी डिडक्ट कर देना है जब आप इनकम को जनरेट करेंगे। इनकम को जनरेट करने से पहले ही आप टैक्स डिडक्ट कर लें ताकि यहाँ पे टैक्स का कलेक्शन इजिली हो जाए, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट है कि मेरी इनकम है तो टैक्स का डिसाइड मैं करूंगी, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी इनकम जो भी हो, हम इनकम में से पहले टैक्स डिडक्ट करेंगे, देन आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे। अब इस तरह की जो वर्किंग्स होती हैं, इसको ऑफ कर दो, बहुत चमक रही है। ओके, सो बेसिकली टीडीएस की अगर मैं बात करूं तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं वो मोस्टली डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकम जनरेट करने के साथ में ही आप क्या करेंगे, टैक्स का डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ये मेथड है टैक्स कलेक्शन का जिसमें हम इनकम टैक्स को लेते हैं ताकि रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू होती रहे गवर्नमेंट की। मोस्टली अगर हमने अगर पब्लिक पे छोड़ दिया तो पब्लिक कभी भी डायरेक्ट टैक्स को जल्दी पे आउट नहीं करती है। रीजन ये होता है कि आप डायरेक्ट टैक्स को जब पे आउट करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरऑल वर्किंग की, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए कभी कभी यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं करते। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस की अगर बात करूं तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस पे यानी कि कुछ बेसिक इनकम्स पे अप्लाई होती है, जैसे सैलरी इनकम। सैलरी इनकम मोस्टली टीडीएस के थ्रू ही पे की जाती है। गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली टीडीएस काट के ही पेमेंट किया जाता है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से लेकर टीडीएस तक की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आपकी वो इनकम्स हैं जिसमें टीडीएस को कलेक्ट करना कंपलसरी हो जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स, डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड का मतलब है कि आपको थ्रू आउट ईयर अगर कोई डिविडेंड दिया गया है, एक वो डिविडेंड है जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करेगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट देगी। अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बीच में ही डिविडेंड दे देती है, जिसे हम कहते हैं सरप्लस, ठीक है। उन केसेस में उस डिविडेंड को हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। तो ये डीम्ड डिविडेंड। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अगर किसी तरह का दिया जा रहा है सिक्योरिटीज पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसे भी टीडीएस में लेके आएंगे। इसी तरह से लॉटरी, क्रॉसवर्ड यानी कि जो गेम्स के थ्रू इनकम होती है उस पर भी टीडीएस काटा जाता है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, और पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स दो तरह के, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का रेट अलग होता है और अदर देन एडवर्टीजमेंट का रेट अलग होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने से पहले टीडीएस पहले से काट लिया जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किए गए अदर पार्टीज को भी आप पेमेंट करेंगे तो टीडीएस के साथ में करेंगे। नॉन रेजिडेंट एनआरआईज की जितनी पेमेंट होंगी किसी भी टर्म से रिलेटेड हो विदाउट टीडीएस नहीं होंगी। एनएसएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्विसेज में आपकी जो भी अमाउंट डिपॉजिट होती है उस पे भी आप टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट किया जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे। रिपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, अगर आपने यूटीआई या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मैच्योरिटी वैल्यू पे जो पेमेंट की जाती है उन पेमेंट्स में से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। आफ्टर दैट रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एन ऑफशोर फंड, ऑफशोर फंड मतलब जो पब्लिश नहीं किया गया है, हाइडिंग फंड्स में अगर आपने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें भी आप क्या करेंगे, टीडीएस के साथ पेमेंट करेंगे। वो सारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक आपके कंपनसेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गए, इस तरह की प्रॉपर्टीज में अगर किसी तरह का कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन मतलब सेल्स वैल्यू अगर मिली है तो उसमें आपको टीडीएस देना है, ठीक है। हमेशा पूरी वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती है, दैट्स व्हाई पूरी वैल्यू नहीं लिखा है इन्होंने, कंपनसेशन लिखा, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिली है, इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट मिला है अगर किसी तरह का, तो ये सारी चीजें आपकी अंडर टीडीएस आती है, मतलब टीडीएस के बिना इनका पेमेंट नहीं होगा। और एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आपको किसी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करना है और आपने डिडक्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट का जो पे आउट लायबिलिटी होता है वो आपके ऊपर आ जाएगा। मतलब आपने किसी को टीडीएस काट के पेमेंट किया या नहीं किया वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। हमें इस अगर आपने ये इनकम पे की है तो आपसे टीडीएस चाहिए, सीधा सा मतलब, ठीक है। आप उनसे लेके दो, अपनी तरफ से दो, ये आपके ऊपर है। सो बेसिकली ये हो गया टीडीएस प्रोसेस, एक दिखाया गया है टीडीएस प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले
सेलर अगर किसी भी तरह की सर्विसिंग प्रोवाइड करता है तो कुछ बिल चार्ज करता है, उस बिल पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। टीडीएस एप्लीकेबल के बाद डिडक्टर जो होता है वो बैंक में जमा करता है उस टीडीएस को, फिर गवर्नमेंट अकाउंट में रेमिटेंस में जाता है, फिर गवर्नमेंट अकाउंट के रेमिटेंस से वो इशू करता है एक सर्टिफिकेट 16A में। मतलब अगर मैंने आपकी सैलरी से टीडीएस काटा है तो मुझे एक फॉर्म आपको सर्टिफिकेट के वे में देना होगा 16A का, ताकि आप आगे ये प्रूफ कर सके कि आपने अपनी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, अब आप उस पर दोबारा टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो एक फॉर्म इशू किया जाता है जिस फॉर्म के थ्रू आप क्या करते हैं, आगे कंपनसेशन बुक करते हैं। अगेन इसके बाद डिडक्टर ई फाइलिंग करता है टीडीएस की एनएसडीएल पे, और इसके साथ में एनएसडीएल की ई फाइलिंग के बाद अपलोड किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स आईटी डिपार्टमेंट में, और इसके बाद फाइलिंग होती है रिटर्न्स यानी कि आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये फाइल में आपको सेंड कर दूंगी, एक बार आप देख लेना। टॉपिक डाल दीजिए टैन नंबर, आपने टैन नंबर के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है। अब ये आता है टैन नंबर, बिकॉज आप विदाउट टैन नंबर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। जैसे टैन नंबर सभी के लिए कंपलसरी है अगर आपने आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रोसेस दिया है, मतलब आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप पैन नंबर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। ऑफलाइन में बहुत कम लेते हैं, ऑफलाइन है चालान सबमिट का है होता है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। हाँ, आपके ऑफिस ओपन है, वहां पे जाके आप चालान सबमिट कर सकते हो, बट चालान सबमिट करने के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करिए ऑनलाइन फॉर्म। हाँ, बेसिकली इसका भी क्वार्टर फाइलिंग होता है या हाफ ईयरली फाइलिंग। टैन कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है उन पर्सन को जो टीडीएस यानी कि डिडक्ट करते हैं टीडीएस का। टैन से रिलेटेड आपको ऑल रिलेवेंट चालान, टैक्स डिडक्शन एंड सर्टिफिकेट्स देने होते हैं जो कि आपके यूजफुल हैं। नहीं, बस इतना लिख लो कि इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑल पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, बस एक लाइन लिख लो। उसके बाद लिख लेना द फॉर्मेट ऑफ टैन इज, यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने 5 अल्फा लिए थे, इसमें 4 अल्फा है, देन 4 अल्फा के बाद 5 न्यूमेरिक देन 1 अल्फा। ठीक है, यानी कि 5 और 5 है, 4 + 5 + 1 का यहाँ पे सीक्वेंस है। फिलहाल हम टैन पे आते हैं। टैन हमारा क्या है, टैन हमारा ये एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से हम टैक्स को डिडक्ट करेंगे। टैक्स को डिडक्ट करने के लिए 10 डिजिट नंबर होंगे, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। ठीक है, और इसका जो लास्ट अल्फाबेट होगा वो लास्ट अल्फाबेट आपकी कंपनी के नेम को शो करेगा। ठीक है, इसके बाद है पैन। पैन के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। पैन एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है 10 डिजिट का जो कि अलॉट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक डालिए हु हैज डिडक्ट द टीडीएस। इसे मॉक करेंगे बस एक डिडक्ट द टीडीएस वाला 2 पॉइंट। ऐसा है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपका हो जाता है, बाद में आप सोच सकते हैं वो अलग बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है कि हम जल्दी करते घूमेंगे, 1 महीना या 1 महीना का टाइम आप कर लियो, आपका हो जाए तो उनका 1 महीना सैलरी है तो उसको पार्टी ऑलरेडी वर्किंग में मैंने ये चीज पूछी ना, मेरे सर्टिफिकेट फोर्सफुली जैसे हमारे को भी को डाटा हाँ पूरा जितना एवरी अमाउंट मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन है लेवल ये पूरा एक मान लो मेरा तो सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन का तो मतलब रहता ना कि क्या सैलरी पैकेज क्या देगा, जॉब प्रोवाइड क्या देगी, अगर मुझे वहां पे कुछ लगा जैसे तुमने बोल दिया कि सेल्स प्रोफाइल या कुछ भी है या कोई का टारगेट या कुछ ऑफर लेटर तो मैं छोड़ना चाहूंगा। तो बाद में ये भी देखो गलती नोट देंगे, फिर कोई भी एक दो रहते ना इमरजेंसी वो तो भी चली जाएगी कि मैंने वो कर दिया कोई इसके लिए नोट देखो टाइप करेंगे।
लेकिन who has deduct the tax? टैक्स डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो टैक्स आपका डिडक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये पेमेंट जो होती है ये थर्ड पार्टीज के बेसिस पे होती है। यानी कि थर्ड पार्टीज क्या है, अगर आप देखिए तो आपकी इनकम का जो टैक्स है, एक वो पर्सन जो इनकम कलेक्ट कर रहा है वो एक पर्सन है, दूसरा वो है आपकी गवर्नमेंट जिसे ये मनी रिसीव करनी है, वो पार्टीज हो गई। लेकिन मीडिएटर बीच में कौन बनेगा? मीडिएटर बीच में वो पर्सन बनेगा जो कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक लेके जाएगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में सीधा सीधा बताया गया है कि आप अपनी इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल आप खुद होंगे। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जो टीडीएस पेमेंट होती है वो थर्ड पार्टीज बेसिस पे होती है, जहां पे स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी दोनों होती है। ठीक है, अब डिडक्टी कौन हो सकता है? डिडक्टी में वो 7 टाइप सारे आ जाएंगे जो आपने पर्सन बेसिस पे पढ़े हैं। मतलब आप इसमें से कोई भी यूनिट हो, आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 7 ही ऑथराइज है हमारे यहाँ। ये हो गया। मूव करें, नोट हो गया ना? डिडक्टी समझ में आ गया होगा। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन है, जो पर्सन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं वही एक पर्सन है। एक नई चीज ऐड कर दी गई है यहाँ पे, फॉरेन कंपनी। हालांकि वो कंपनी है, चाहे तो एक साथ कंपनी लिख के फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनी दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट कंपनी। अगर टैली में हमें टीडीएस यूज करना है तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। कंपनी है ग्लोबल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। ग्लोबल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। बाकी आप फिल कर लीजिएगा कंट्रोल। उसके बाद आपको प्रेस करना है F11 और F3। ओके, ग्लोबल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड इसके साथ में आप टीडीएस को यस कर देंगे। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स को यस कर देंगे। ठीक है, दोनों को ही आप यस करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक हमें 1 2 3 4 5, और इसके साथ में मैंने अपनी कंपनी ग्लोबल मोटर्स रखा है तो जी। एक बार फिर से बोलिएगा। इसमें सैलरी वगैरह का अगर किसी का ऐड करते हैं तो उसमें टैक्स। हाँ, जैसे वो स्पेसिफिक इनकम्स दिखाई गई थी लिस्ट में, जिसमें सैलरी हो गई आपकी, डिविडेंड हो गया, डीम डिविडेंड हो गया, कमीशंस हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट पेमेंट, ये सिर्फ स्पेसिफाइड इनकम्स के लिए। हाँ, सारे इनकम्स पे आप टीडीएस नहीं काट सकते कि लाइक आपने उससे कुछ भी पे किया और उस पे टीडीएस काट दिया। जितनी चीजें आपको बोली गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जिन इनकम्स के लिए आप सिर्फ उन्हीं इनकम्स के लिए टीडीएस काटेंगे और किसी के लिए नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में एक नंबर डाल दीजिए जिस पे आप रजिस्टर होंगे। ये है पैन नंबर ASTF 1 2 3 4 5, एंड कंपनी है ग्लोबल टू डी। हम इंडिविजुअल या कंपनी बेसिस में, तो हमने कंपनी को लिया है, हम कंपनी बेसिस पे डिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, डिडक्ट ब्रांच एंड डिवीजन, ये हमने लिखा है सब टू मार्क ब्रांच, जहां से ये डिडक्ट होगा। मतलब मेन ब्रांच जहां से आपकी अकाउंट्स हैंडलिंग होती है, आपको वो ब्रांच यहाँ पे देनी है, बिकॉज पेमेंट तो वही ब्रांच करेगा। तो सब टू मार्क ब्रांच। सेट ऑल्टर, अब यहाँ पे यस करिए
और यहाँ पे जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स आएगी वो हेड ऑफ द पर्सन की आएगी, यानी कि इन केस अगर किसी भी तरह का इनकरेक्शन या एरर होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन में हमने लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे राकेश, सन एंड डॉटर ऑफ रमेश, डेजिग्नेशन ओनर या डायरेक्टर, पैन नंबर, स्टेशन रोड लखनऊ, स्ट्रीट एरिया लोकेशन लखनऊ। यहाँ पे आप चाहें तो पूरी डिटेल दे भी सकते हैं और पूरी डिटेल नहीं भी देंगे तो भी काम हो जाएगा। मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड एंड ये सारी चीजें आप फिल कर लेंगे। इग्नोर टैक्स आईटी एग्जेम्पशन लिमिट, ये एक मेन पॉइंट है। इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन का मतलब होता है कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक सभी इनकम आपकी फ्री टू टीडीएस होती है, ठीक है। जैसे बेसिक लिमिट अगर आप क्रॉस करेंगे तभी आपको टैक्स डिडक्शन करना है। जैसे कमीशन के केस में 10,000 रुपए है कि 10,000 से ऊपर का कमीशन जाएगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, 10,000 से नीचे जाएगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इनकेस अगर आप बैंक वगैरह में एफडी कराने जाएंगे तो बैंक में भी आपसे को ऑफर किया जाता है कि एफडी की वैल्यू 1 लाख से नीचे रखिए। बहुत बार वो आपको 99,000 रुपीज की एफडी करा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी टीडीएस का कलेक्शन है और टीडीएस कलेक्शन से बचाने के लिए वो आपको इस तरह के ऑफर्स देते हैं। टीडीएस हमेशा एक स्पेसिफाइड लेवल के ऊपर ही डिडक्ट होता है। जैसे 5,000 की लिमिट है तो 5,000 के ऊपर अगर कोई भी इनकम जनरेट होगी तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन उससे नीचे की इनकम पे डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आईटी एग्जेम्पशन लिमिट को आप अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देंगे और अगर नहीं करना चाहते तो इसे नो कर देंगे। हम फिलहाल नो कर रहे हैं, आईटी एग्जेम्पशन लिमिट को हम कंसिडर करेंगे। एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम्स में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसे नो रखिए एंड इंटर, और यहाँ पे पैन नंबर दे देते हैं, इंटर करेंगे, ठीक है। पैन नंबर आपने अंदर दिया था, पैन नंबर आपने बाहर दिया हुआ है, ठीक है। अब बैक करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग। थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, तो इस बेसिस पे ज्यादा कुछ नहीं, देख लीजिए ध्यान से। जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे बनाया है टीडीएस का, हमें एक पेमेंट करना है, ट्रांजेक्शन हम फर्स्ट देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि टीडीएस में करना क्या है। ये है आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया है कि ग्लोबल मोटर्स लाइबल है 2 लाख रुपए का ऑफिस स्पेस रेंट पे करने के लिए साई एजेंसी को, ठीक है। हम पेमेंट करेंगे साई एजेंसी को और इसके लिए हमें एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करते हुए इसका पेमेंट कराना है। क्योंकि रेंट ऑफ बिल्डिंग आपकी 2 लाख रुपए की है और टीडीएस का जो एग्जेम्पशन है वो 1,80,000 रुपीज का है। पॉइंट समझिएगा कि टीडीएस का जो आईटी एग्जेम्पशन लिमिट है वो 1,80,000 है। 1,80,000 से नीचे का कोई भी रेंट अगर जनरेट होगा तो वो रेंट क्या होगा, आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 1,80,000 के ऊपर कोई भी रेंट जाएगा तो वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाना होता है। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट कैसे बनाएंगे, कुछ नोट्स डालिए यहाँ पे, टॉपिक डालिए टीडीएस स्टैट्यूटरी मास्टर्स, ठीक है। सेटिंग्स F11 F3 से कर लेंगे। टीडीएस स्टैट्यूटरी मास्टर्स, और इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो, अगेन टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा जब आप स्टैट्यूटरी इन्फो पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, फर्स्ट एंड 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट जल्दी से ले लीजिए। हो गया सभी का? करो बैक। जैसे अकाउंट इन्फो में जाएंगे, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाएंगे, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आपको मिलेगा, क्रिएट में आएंगे और हम क्रिएट कर रहे हैं टीडीएस बेसिकली रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे लिखा रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ठीक है, सेक्शन है आपका 194। सेक्शन है आपका 194I। आपको याद नहीं करना है, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पेमेंट कोड है आपका 41B। रेमिटेंस कोड है आपका, इसमें नहीं दिया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रेमिटेंस हमें 80 के अंदर मिल जाएगी। हाँ, ऑनलाइन मिल जाएगा ये सब कुछ। अगेन इसमें रेट हमारा 10% का है। अब देखिए दो तरह के रेट होते हैं, एक होता है विद पैन डिडक्टर इंडिविजुअल एचवीएफ के लिए और दूसरा होता है विद पैन। अगर आपका ये रेट कंपनी बेसिस पे चेंज है तो आप अलग रेट दे सकते हैं। हमने यहाँ पे भी 10% दिया बिकॉज दोनों ही केसेस में 10% चार्ज होता है। 1,80,000 रुपीज इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इसके नीचे एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपका टैक्सेबल है। इंटर देन एक्सेप्ट बैक करेंगे और नेक्स्ट वर्किंग होगी आपकी। अब आप क्या करेंगे, टीडीएस बुक करेंगे। आप जनरल में आइए, काउंटिंग वाउचर्स F7 और हम डेबिट करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग को। यहाँ पे ऑल सी रेंट ऑन बिल्डिंग अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे आप। इसके बाद जैसे ही आप टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे आपके पास सेकेंड ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ पेमेंट। जब आप नेचर ऑफ पेमेंट देखेंगे तो आपको रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग दिखा रहा है, लिस्ट ऑफ नेचर पेमेंट। आप इसे इंटर कर दीजिए एंड एक्सेप्ट करा दीजिए। पेमेंट हो रही है 2 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है। अच्छा एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइन एजेंसीज के लिए हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो ऑल सी साइन एजेंसीज, ये हमारी क्रेडिटर्स हो जाएंगी। अगेन इस टीडीएस डिडक्टेबल यस कर दीजिए। पर्सन का टाइप दिखा दीजिए। तो साइन एजेंसीज हमारे लिए इंडिविजुअल्स हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल दे देंगे। अरे हमने टीडीएस स्टार्ट किया है, हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन बुक कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टार्टिंग देखी थी, आपका वो रह गया है तो आप इस लेक्चर का रिवीजन ले लीजिएगा, मतलब रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर को यस कर दीजिए। आप इसी वाउचर में टीडीएस को सेटल करना चाहते हैं। पैन कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं इस पर्सन की। अच्छा एक नंबर मैंने कम लिख दिया, यस कर दीजिए। और नेम ऑफ पैन, पैन पे जो इस पर्सन का नेम है वो साइन एजेंसी है। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं और ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारा देखिए ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है बिकॉज हमने इसमें पहले से असाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम 1,80,000 रुपीज दिखा देते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टीडीएस नेचर पेमेंट। टीडीएस नेचर पेमेंट मतलब हमने एक टीडीएस का अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें हम टीडीएस को असाइन करेंगे। ऑल सी टीडीएस, ये हमारा जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे जीएसटी में जीएसटी आ रहा था, इसमें टीडीएस है। और यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी नहीं लेंगे,
ठीक है, या तो आप टीडीएस ऑन रेंट, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर बनाइए, तो उसमें आप जितने भी टीडीएस की नेचर बनाएंगे वो सारी नेचर अलग अलग बनाते जाएंगे, मतलब जितने तरह की इनकम करेंगे उतने तरह के टीडीएस के लेजर आप यहाँ पे भी बनाओगे। या दूसरी प्रैक्टिस होती है कि आप एनी ले लो। एनी के केस में क्या होता है, ये सारी टीडीएस को ऑटोमेटिकली यूज कर देता है, तो हमने यहाँ पे लिया है एनी। ठीक है, इंटर डायरेक्ट, ये हो गया इसका जनरल। नेक्स्ट है आपका पेमेंट। पेमेंट करना है हमें साइन एजेंसीज को, तो वाउचर ओपन करेंगे पेमेंट का। पेमेंट किया है हमने इन टर्म्स ऑफ चेक, यानी कि बैंक से पेमेंट हुआ है, तो ऑल्ट सी एसबीआई एंड बैंक अकाउंट्स। एक बुक को यस कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में नंबर डाल के। ये चीजें आपको याद होगी। ये बन गया हमारा कंट्रोल। अभी पेमेंट करा देते हैं एसबीआई से, और पेमेंट कर रहे हैं हम साइन एजेंसीज को 1,80,000। हमारे पास हमारा पेंडिंग बिल आ रहा है, इस पेंडिंग बिल को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर और देन एक्सेप्ट। पहला थिंग इशू हो गया है। इसी तरह से सेकंड है, हमने मशीनरी रेंटल इनकम की है रेंट ऑन मशीनरी के अगेंस्ट में। इस रेंट ऑफ मशीनरी पे हम 2% का टीडीएस डिडक्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 10% का टीडीएस लिया था, इस बार हमारा टीडीएस डिडक्शन 2% का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल वाउचर में आएंगे, ऑल्ट सी रेंट ऑन मशीनरी। मोस्टली देखिए कॉमन होता है, जो रेंट बिल्डिंग का है वो 10% है, जो मशीनरी का है वो 2% है, कमीशन में 10% लगता है, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट में 10% लगता है, और कुछ कमीशन होते हैं स्पेसिफिक, जैसे अगर आपने कोई कमीशन लिया है रेंट इसके क्या कहते हैं गेम से रिलेटेड, तो उसमें 10% है, बाकी में आपका 5% है। तो वो मोस्टली आप जब काम करोगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और कोई भी कंपनी बहुत सारे नेचर ऑफ पेमेंट में काम नहीं करती है। आप एक सैलरी का सेक्शन याद कर लीजिए, सफिशियंट है। दूसरा आप कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट का याद कर लीजिए, और तीसरा कमीशन का याद कर लीजिए, और रेंट, बस 4। तो है बहुत सारे, लेकिन आपको सारे नहीं याद करने। आपकी कंपनी 2 या 3 से ज्यादा में कभी जाएगी ही नहीं, और 194 उसका कॉमन सेक्शन है, तो वो सेक्शन कॉमन होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टीडीएस एप्लीकेबल में हम इसे एप्लीकेबल करेंगे, और इसके बाद देखिए हमारे पास कैटेगरी नहीं है रेंट ऑन मशीनरी की, तो ऑल्ट सी हम रेंट ऑन मशीनरी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सेक्शन 194 रेंट का ही है, तो 194 आई हो जाएगा इसका भी। पेमेंट कोड 34, रेमिटेंस कोड यहाँ पे 80, पैन के साथ में 2%, दोनों के केसेस में। एग्जम्पशन लिमिट है 1,80,000 रुपीज की, जो नॉर्मल रेंट का पेमेंट है। आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे। पेमेंट हमने की है 1,90,000 रुपीज की, और यहाँ पे हमने पेमेंट किया है ये साई एजेंसीज को ही, तो अगेन साई एजेंसीज, और इसे क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट में ये चार्ज नहीं होगा, बिकॉज ये आपका क्रेडिट वैल्यू है, क्रेडिटर्स बनेंगे। तो यहाँ से आप टीडीएस दे दीजिए। ऑटोमेटिकली उसने टीडीएस को यहाँ पे असाइन कर दिया है, सो टीडीएस इंटर एंड एक्सेप्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हमारे पास टीडीएस का लेजर नहीं था, दैट्स व्हाई असाइनमेंट नहीं हुआ था। इस बार टीडीएस का लेजर है, तो उसने सेम रेफरेंस पे ही उसे भी असाइन कर दिया है। ठीक है, ये ऑटो हो जाएगा। 1 से 2 एंट्री के बाद आपकी टैली में इस तरह की प्रोसेस ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाती है। अब साइन एजेंसीज का पेमेंट है, तो F5 पेमेंट डेबिट करेंगे एसबीआई से, चेक नंबर 2 और साइन एजेंसीज। पेमेंट है हमारा, पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस में ऑलरेडी। हमें पेमेंट करना है 1,86,200 रुपीज का। ठीक है, ये आपके ऑटो चार्ज होने चाहिए। अगर ऑटो चार्ज नहीं होगा तो आपका इश्यू हो सकता है। टीडीएस में किसी भी तरह का सरचार्ज, एजुकेशन सेस, यानी जो सेस हैं और आपके सरचार्ज हैं, ये अप्लाई नहीं होते हैं।
ओके, तो ये आपकी वर्किंग्स हैं। इसके बाद देखिए बात करिए, टॉपिक डालिए स्टेप्स फॉर चेकिंग टीडीएस। Steps for checking TDS in statutory details. Statutory details में TDS को कैसे चेक करना है? Statutory details, डिस्प्ले के बाद आपका आएगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। ये है बच्चा डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड आगे अगेन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के बाद टीडीएस रिपोर्ट्स। और टीडीएस रिपोर्ट में आपके पास अब दो तरह के फॉर्म है जिसमें आपको काम करना है। एक 26Q है जो कि आपका मंथली या क्वार्टरली फाइल किया जाता है, सॉरी क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइल किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक क्वार्टर इन्होंने जनरेट कर दिया है अप्रैल से जून। जब हम जीएसटी में थे तो जीएसटी में जो टाइम ड्यूरेशन होता था वो मोस्टली 1 मंथ पे आता था क्योंकि हमने 1 मंथ ही सेलेक्ट किया हुआ होता था। तो ये क्वार्टर पेमेंट्स होंगी, क्वार्टरली आपका ये ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। यही रीजन है कि अब टीडीएस का पेमेंट यहाँ 30 जून से ड्यू किया जाएगा। नॉर्मली क्वार्टर पेमेंट टीडीएस के इस मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं रियलिटी में भी। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस देखें तो इस कंपनी में 4 ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए गए हैं जिसमें से 2 ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड है और 2 आपके एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, यानी कि रिलेटेड है लेकिन एक्सक्लूड किए गए हैं। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं है। डिडक्शन जो हमने किया है वो एक नॉर्मल रेट डिडक्शन किया है। एंटर करेंगे तो आपको इसकी डिटेल दिखा दी जाएगी। साइन एजेंसीज पे 2 तरह के बिल बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे आपका टीडीएस कलेक्शन हुआ है टोटल 23,800 रुपीज का, जिसे आपको पेमेंट करना है। टीडीएस के पेमेंट के लिए अगेन आपको क्या करना है, ऑल्ट एस प्रेस करना है। ठीक है, हम टीडीएस की पहले लाइबिलिटी बुक करेंगे। तो हमने दिया है टीडीएस हम बुक कर रहे हैं। टाइम है 1 अप्रैल से 30 जून। 30 जून नहीं ले सकते तो 1 जुलाई ले ले रहे हैं। ठीक है, और डिडक्टेड टिल डेट हमने किस डेट तक डिडक्शन किया हुआ है, तो डिडक्शन हमने किया है 1 जुलाई तक का। 16A में सर्टिफिकेट दिया जाता है। 16A का जो सर्टिफिकेट है वो सैलरीड पर्सन के लिए है, तो वो आपका जनरेट होता है जब आप टीडीएस की फाइलिंग करते हैं उसके बाद जनरेट होता है। डिडक्टेड टिल डेट आपने 1 जुलाई तक का लिया है, तो सो डिडक्टेड टिल डेट हमने 1 अप्रैल लिए क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारे 1 अप्रैल पे है। ट्रांजेक्शन में हमने सेक्शन 194I लिया है और पेमेंट हम करना चाहते हैं ऑल आइटम्स का, मतलब जितने भी हमने डिडक्शन किए हैं हम सारे डिडक्शंस का पेमेंट करना चाहते हैं, ऑल आइटम्स। डिडक्टिव स्टेटस क्या होगा, डिडक्टिव स्टेटस में कंपनी नॉन कंपनी दोनों है, तो यहाँ पे भी ऑल आइटम्स दे दीजिए। ऑल आइटम्स का मतलब है कि अगर आप स्पेसिफिक पेमेंट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक पेमेंट, ओवरऑल पे करना चाहते हैं तो ओवरऑल, और पेमेंट हम करेंगे एसबीआई के अकाउंट से। ठीक है, आपको कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिक जितने टीडीएस के बिल बुक होंगे वो खुद ही टीडीएस के सारे बिल का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, आपको एक ऑल टेस्ट की प्रेस करनी है बस। अब इस पेमेंट को चेक करा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टीडीएस पेमेंट। क्लियर है ये? आपको पहले टीडीएस डिडक्ट करना है, डिडक्ट करने के बाद उस टीडीएस का पेमेंट कराना है और वो पेमेंट आपका ऑल टेस्ट से होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका टॉपिक होगा टीडीएस का। इसकी कुछ एंट्रीज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए फॉरवर्ड कर दूंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक यहाँ पे टीडीएस का हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कल से आपका एक्सेल स्टार्ट होना है, तो जिनकी एक्सेल की क्लासेस है वो एक्सेल की क्लासेस कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो गया है वो चाहे तो आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टीडीएस का एक प्रोजेक्ट या कुछ ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी। जीएसटी का मैंने फॉरवर्ड किया है शायद, है ना? उसमें आप अपना रेट जो भी आपको लगता है प्रॉपर रेट है वो अप्लाई करके टेम्पलेट बिलिंग करेंगे।
आपको टेम्पलेट सिखाया गया है, टेम्पलेट बिलिंग करेंगे। टेम्पलेट बिलिंग में ये रिक्वायर्ड है आपका कि जो आपका बिल आए वो प्रॉपर आए, मतलब आपके बिल में कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, डिलीवरी नोट नंबर और आपका एक आता है ऑर्डर नंबर, ये नहीं होंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इस और एक ईबे बिलिंग। तो जिनकी एक्सेल की क्लासेस है वो कर सकते हैं, एक्सेल ज्वाइन करेंगे, कल से बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे। डीमैट अकाउंट, देखिए डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो सिक्योरिटीज को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। पहले आपके जितने भी इक्विटी होल्डर्स होते थे, जो भी इक्विटी सर्टिफिकेट्स होते थे, वो आपको पेपर फॉर्म में दिए जाते थे। ठीक है, मैं आपने मुझसे एक एफडी कराया, मैंने आपको एफडी का पेपर दे दिया, गलती से आपका वो पेपर किसी और के हाथ लग गया तो वो आपके पेपर को कैश करा सकता है। अब क्या किया जाता है, अब इसी अकाउंट को ऑनलाइन कर दिया गया है, मतलब अगर आप किसी भी तरह के शेयर्स खरीदेंगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट या उसका पेपर ना देके हम उसको आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, आपके अकाउंट में कितने शेयर्स हैं, क्या है, वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट आपकी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। क्या ट्रेडिंग? हाँ, आप खरीदिए बेचिए, जो करेंगे उसमें आएगा। और डीमैट अकाउंट का काम ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि इक्विटी सर्टिफिकेट इशू ना करने पड़े। अब डीमैट अकाउंट के थ्रू ये भी इजी हो गया, जैसे पहले होता था कि सर्टिफिकेट आने में 1 महीने 2 महीने लग जाते थे, अब आपने जैसे ही खरीदा वैसे ही आपके अकाउंट में वो चीज सिक्योरिटी दिखाने लगेगी और कल 1 दिन के बाद वो कैश भी हो जाएगी। जैसे आप सेल करते हो तो 24 आवर्स में वो मनी आपकी बैंक अकाउंट में भी आ जाती है। कुछ को कन्विंस करना है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, तो सबसे पहला होता है कि ये आपका जो लिया जाता है नॉलेज में, इसे कहा जाता है कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब आप इसमें अपनी सेविंग 10 रुपए से लेकर 1 लाख तक की सेविंग, कोई भी सेविंग आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। किसी भी शेयर्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास भी एक डीमैट अकाउंट है, मैंने ओपन कराया है उस पे ग्रो पे। तो डीमैट अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं सर, अभी आप ये बोलो कि फ्री है सर्विसेज, क्योंकि चार्जिंग कॉस्ट जो भी करते हैं ना उसको मेंटेनेंस के नाम पे काटा जाता है। आपका 150 या 200 रुपीज का चार्ज होता है, अलग अलग होता है। सबसे महंगा इसमें एंजल ब्रोकिंग है, बाकी सारे सस्ते हैं। तो आपके जैसे मेरा अप स्टॉक्स पे, तो आप अप स्टॉक्स पे देखेंगे ना, तो अप स्टॉक्स पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपके फंड बैलेंस क्या है, अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी शेयर यानी किसी भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने ये मेरी लिस्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे ऐड किए हुई है अपनी वो कंपनी जिनमें मैं आगे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप अपने क्लाइंट को ये बताएंगे कि आप किसी भी कंपनी को ट्रैक करके उसमें फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने मन से कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो लिस्ट होती है, 1 2 4 जितनी भी तरह की लिस्ट बनाना चाहे वो बना सकते हैं। अपनी ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर किसी प्राइस पे कोई स्टॉक चाहिए, जैसे ये है स्टॉक वॉच लिस्ट है। अब देखिए रिलायंस का शेयर जो चल रहा है वो 2478 पे चल रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जब 2470 पे आ जाए तब मैं इसे परचेज कर लूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से ऑर्डर बुक कर दीजिए, अगर शेयर उस प्राइस पे आया तो आपके में ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा, नहीं आएगा नहीं परचेज होगा। तो ये प्री ऑर्डर्स बुकिंग होती है आपकी। यहाँ पे आप ओपन देख सकते हैं, यानी कि जितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग है वो आते हैं। अगर क्लोजिंग हुई है तो क्लोज में आएंगे, नहीं तो ऑल में आएंगे। इसी तरह से आपका पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे हम मैंने सीडीएसएल में इन्वेस्ट किया है, तो आप किसी भी कंपनी में जाके होल्डिंग्स या पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके साथ में फंड्स होते हैं। फंड्स का मतलब है कि जितने फंड्स आप ऐड करेंगे, इजी टू ऐड होता है और इजी टू रिमूव होता है। अभी आप उसको नहीं बताओगे कि सेटलमेंट टाइम 1 दिन का है, क्योंकि अब सेटलमेंट टाइम 1 दिन का कर दिया गया। पहले ये होता था कि जैसे ही आपने लिया शाम तक पैसा भी अकाउंट में आ जाता, अब 1 दिन का टाइम है। तो आप अपनी एक्स्ट्रा मनी को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी जितनी भी डेटा होती है वो पूरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको मेल पे एक्सेस होती है, सबके मेल आते हैं। ठीक है, और इसके साथ में इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जैसे अलग अलग सर्विसेज हम आपको देते हैं। ये आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईपीओ इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और इसके साथ में एक ट्रेडिंग होती है, इसमें क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स और इसकी ट्रेडिंग को भी कुछ बोलते हैं। उसका नाम मुझे, क्योंकि उसमें मैं करती नहीं हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये चीजें हैं। आप उनको बताइए आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटी मार्केट, आप तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हो और तीनों ही सर्विसेज आपको एक ही डीमैट अकाउंट से मिल जाएगी। ठीक है, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स,
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि कोई भी कंपनी मार्केट में आने से पहले अगर अपने शेयर्स का लॉट इशू करती है, कोई भी कंपनी ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग नहीं करती है, पहले आपको बताना होता है कि आप इतने लाख शेयर्स मार्केट में लेके आना चाहते हो। तो जो फर्स्ट इनिशियल ऑफरिंग होती है आईपीओ, उसके लिए आपको कम से कम 50% सब्सक्रिप्शन देने होते हैं। वो सारी कंपनी की प्रोसीजर है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं लॉट बेसिस पे। तो आप उनको सिर्फ इतना बताइए कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो हमारे अकाउंट के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग या शेयर सिक्योरिटीज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह के सर्विसेज वो चीजें कॉमन होती है। डीमैट अकाउंट हम लोगों से आज पूछा जाना है क्या? वही मेंशन किया गया है डीमैट अकाउंट के लिए। क्या क्या है क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन दिया है क्या? इसमें लिखा हुआ है डीमैट अकाउंट और ये रिलेशनशिप मैनेजर। कंप्लीट करेंगे पढ़ी आज के लिए।